मशहूर दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। चारधाम जाने वाले यात्रियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं। संत समाज ने इस फैसले का किया स्वागत। सीएम धामी का जताया आभार। हल्द्वानी में सीएम धामी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मानव वन्य जीव संघर्ष पर स्थायी समाधान के निर्देश। संवेदनशील क्षेत्रों में लगेगा सोलर फेंसिंग और अलर्ट सिस्टम। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत रन फॉर अवेयरनेस रैली का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। नशा छोड़ने की अपील। नशे को ना, जीवन को हां। 5 दिवसीय देहरादून दौरे पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया स्थापित। राज्य में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां चारधाम महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या पर किसी भी प्रकार की रोक न लगाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय चारधाम यात्रा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज और स्थानीय लोगों के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सती ने यह बताया है कि आगामी 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है। ऐसे में यात्रा को लेकर यह संशय बना हुआ था कि यात्रियों की संख्या सीमित रखी जाएगी या नहीं, जिससे यात्रा से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। फिलहाल अब चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है, जिसको लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष और गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार व्यक्त किया है और इस फैसले को स्वागत योग्य बताया है। बता दें, पिछले काफी समय से संख्या को लेकर संशय बना हुआ था। अब ऐसे में चारधाम महापंचायत के महासचिव ने सीएम धामी का आभार भी जताया है। इस पूरे मामले को लेकर संत समाज ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। मां पतित पावनी भागीरथी गंगा के कपाट 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खूब शुभकामनाएं उनको, बहुत बहुत उनका हम पर एहसान है चारों धाम पर। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, उन्होंने जो सीमित संख्या है, जो हमारी मांग थी, उसको उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत प्रशंसक हैं। आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा कि हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय चारधाम यात्रा से संबंधित लिया है और मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जो चारधाम में सीमित संख्या थी, उस सीमित संख्या को खत्म करके यात्रा को सुगम, सुव्यवस्थित और उत्तराखंड में रोजगार एवं आर्थिकी को देखते हुए यह पहल की। उसके लिए मैं चारों धामों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सन 2022 से जो सीमित संख्या की बाध्यता चारों धामों में लागू की गई थी, उन्होंने वो हटा दी है। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और चारों धामों के पंडा पुरोहित, तमाम स्टेक होल्डर, टैक्सी यूनियन, सब धामी जी को जो है धन्यवाद देते हैं। उन्होंने यह हमारी जो है ये पीड़ा थी, काफ़ी समय से लंबित थी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले टाइम में धामी जी अभी युवा हैं, उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और धामी जी से हमारा यही निवेदन है कि ये जो चारधाम यात्रा है सुचारू चले। तमाम जो रास्तों में जो पुलिस द्वारा जो बैरिकेडिंग लगाई जाती है, उनको भी हटाया जाए।
से चली आ रही परंपरा के अनुसार उत्तराखंड से चार धामों की यात्रा की शुरुआत आगामी 19 तारीख से होगी और अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलेंगे। जिस तरह से एक संशय था कि चारों धामों में यात्रियों की संख्या के निर्धारण को लेकर के, लेकिन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो यात्रा काल है वर्ष 2026 का, इसमें यात्रियों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से उनके द्वारा जो पहल की गई है यह स्वागत योग्य है। हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित पंजाब समाज के लोग सभी लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में यह यात्रा सफल रहेगी और ऐतिहासिक रहेगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हल्द्वानी में सीएम धामी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। ये बड़ी जानकारी बता दें, मानव वन्य जीव संघर्ष पर अस्थायी समाधान के निर्देश दिए हैं सीएम धामी ने। संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग और अलर्ट सिस्टम लगेगा, ये भी इस बैठक में निर्णय हुआ है। पर्यटन सीजन को लेकर ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के भी आदेश हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत हुड़दंग और नशाखोरी पर सख्ती बरती जाएगी। जबरानी बांध परियोजना समय पर पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया भी तेज है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर जोर दिया गया है। हल्द्वानी में सीएम धामी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष पर स्थायी समाधान के भी निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग और अलर्ट सिस्टम लगेगा। पर्यटन सीजन को लेकर ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के भी आदेश है। ऑपरेशन प्रहार के तहत हुड़दंग और नशाखोरी पर भी सख्ती बरती जाएगी। जमरानी बांध परियोजना समय पर पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया भी तेज होती नजर आएगी। ये हल्द्वानी में सीएम धामी की उच्च स्तरीय बैठक में इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत होती नजर आई है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी सीएम धामी ने जोर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग और अलर्ट सिस्टम लगाने की बात करते भी नजर आए हैं। पर्यटन सीजन को लेकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जाएगा। ऑपरेशन प्रहार के तहत हुड़दंग और नशाखोरी पर भी सख्ती बरती जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हल्द्वानी में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत आयोजित रन फॉर अवेयरनेस रैली का शुभारंभ किया, जिसमें हजारों की संख्या में युवा, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। एमए इंटर कॉलेज मैदान से रैली को हरी झंडी दिखवाकर रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा कि आज की यह दौड़ मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की दौड़ है। जब आप सभी यहां से कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि नशा एक साइलेंट वॉर की तरह फैल रहा है और इसका सबसे बड़ा निशाना हमारी युवा शक्ति बनती है। उन्होंने कहा कि मजाक मजाक में युवा नशे की चपेट में आ जाते हैं और वहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को संकट में डाल देता है। और वहीं नैनीताल के भीमताल में पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज में 3 दिवसीय तकनीकी एवं सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव स्पेक्ट्रम 2026 का भव्य शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संस्थान के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन और नए भवन से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिभा और संकल्प देश को सुरक्षित और मजबूत बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए कहा कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत केवल उन्हें सही दिशा देने की है। बता दें, युवाओं को देश का भविष्य भी बताया है सीएम धामी ने। स्पेक्ट्रम 2026 का यह भव्य शुभारंभ था, जहां सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस की नाइट स्ट्राइक जारी है।
एसएसपी के नेतृत्व में शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वीवीआईपी दौरे और वीकेंड को लेकर हाई अलर्ट मोड पर अधिकारी नजर आ रहे हैं। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में औचक छापेमारी भी की जा रही है। होटल, पब और रेस्टोरेंट में नियमों की जांच भी हो रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। उन्हें पूछताछ करके थाने भी लाया गया। देर रात तक पुलिस की ये कार्रवाई जारी रही। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त उत्तराखंड से, जहां देर रात तक पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस की ये नाइट स्ट्राइक जारी रही। एसएसपी के नेतृत्व में शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वीवीआईपी दौरे और वीकेंड को लेकर हाई अलर्ट मोड पर एसएसपी नजर आए हैं। तमाम अधिकारी नजर आए। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में औचक छापेमारी भी हुई है। होटल, पब और रेस्टोरेंट में नियमों की जांच भी इस दौरान की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 5 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची हैं, जहां उन्होंने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान मंच पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उप नेता भुवन कापड़ी सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया है। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा, तभी भाजपा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। हमने देखा कि जहाँ चुनाव आता है तो चुनाव से पहले लग जाता है उनको कि बस अब जल्दी से हर जगह आधे कच्चे आधे पक्के प्रोग्राम जो उसमें फिर उद्घाटन करने का एक सिलसिला होता है। इस तरह की चीजें चलती हैं काम, लेकिन यहाँ पर लोगों की उम्मीद जिसको ये डबल इंजन सरकार कहते हैं उसका यहाँ पर कोई फायदा उत्तराखंड को मिला नहीं है। और वहीं रुड़की में बीएसएम चौक के पास स्थित विनय विशाल अस्पताल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। बताया ये जा रहा है कि आग अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर में लगी है, जिसके बाद कुछ ही देर में धुआं पूरे अस्पताल में फैल गया। धुएं के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। हालात उस समय और भी गंभीर हो गए जब अस्पताल की बिजली सप्लाई बाधित हो गई और कई जरूरी मशीनें अस्थायी रूप से बंद हो गई। हालांकि अस्पताल स्टाफ की सूझबूझ और तत्परता से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खास तौर पर आईसीयू में भर्ती मरीजों को सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अस्पताल संचालक डॉक्टर विशाल घई के अनुसार अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग यहाँ पर पहुंचे, फायर भी पहुंची है। उन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ पर से शॉर्ट सर्किट हुआ है और धुआं ऊपर तक गया है, लेकिन वो आईसीयू वाले सेक्शन में नहीं गया है और फायर ब्रिगेड ने उस पर काबू पाया है। अब हालात नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मरीज सेफ्टी है? हाँ सेफ्टी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आग को काबू पा लिया गया। ये विनय विशाल हेल्थ केयर सेंटर है। इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। लोगों ने तुरंत वहाँ से प्रस्थान किया फायर स्टेशन से और फायर टेंडर के द्वारा और लगे हुए जो अग्निशमन यंत्र हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको नियंत्रण किया गया। कोई जनहानि नहीं है, कोई पेशेंट बात पता लगेगा कि आग किस कारण से लगी थी। उत्तराखंड में उद्यान और कृषि के क्षेत्र में युवा अगर आधुनिक तरीके से खेती करे तो आत्मनिर्भर बनने के साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। भरसार यूनिवर्सिटी पौड़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित टमटा का ऐसा मानना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जहां मैदानी क्षेत्र है, वहीं अन्य 10 जिले पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ फलों के साथ साथ सब्जी, मेडिसिनल प्लांट, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, आम, लीची, सेब, इस तरह तरह की कैश क्रॉप उगाकर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसका एक उदाहरण पड़ोसी राज्य हिमाचल भी है, जहां के युवा नौकरी के बजाय अपना बाग बगीचे और खेती बाड़ी में ध्यान देते नजर आते हैं। हमारे संवाददाता आशीष डोभाल ने उनसे बातचीत की है,
आइए आपको सुनवाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून में और मेरे साथ डॉक्टर अंकित टमटा हैं, बरसार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि उत्तराखंड में जो युवा हैं वो उद्यान के क्षेत्र में कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बरसार यूनिवर्सिटी में वो प्रयोग कर रहे हैं, नए नए बीज जो है हाइब्रिड बीज जो है वहाँ पर उगा रहे हैं। आइए सीधे बातचीत करते हैं डॉक्टर अंकित टमटा से। जी सर, कैसे देखते हैं आप उत्तराखंड में युवाओं को क्या क्या उद्यान के क्षेत्र में करना चाहिए? सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि उत्तराखंड में हमारे पास 13 जनपद हैं। इसमें हमारे 3 जनपद जो मैदानी क्षेत्र के हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून है, और जो शेष जनपद हैं हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के, वो हमारे पर्वतीय इलाके हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारे, यहाँ पर शीतोष्ण बागवानी, जिसमें जब हम फलों की बात करते हैं तो सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, अखरोट और नट फ्रूट्स की बहुत ज्यादा संभावना है। इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्पों में रोज, ग्लैडियलस, कार्नेशन, जरबेरा, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। मेडिसिनल प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो तमाम तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसकी खेती हमारे युवा कर सकते हैं। इसी तरीके से एक अरोमा क्रांति भी प्रदेश में लानी है, जिसमें जो एरोमेटिक प्लांट्स है उसमें एक सेंट होता है, अरोमा, उसको जो है प्रदेश सरकार जो है उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ ही सब्जी उत्पादन की जब हम बात कर रहे हैं तो तरह तरह की सब्जियां, जिसमें हमारा गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स है, प्याज की खेती है, लहसुन है, मसालों में अदरक है, हल्दी है। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें अदरक, हल्दी और लहसुन है। इसको जंगली जानवरों से भी काफी कम नुकसान होता है। और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कीवी फ्रूट, ये कीवी फ्रूट जो है गेम चेंजिंग क्रॉप है आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए, और इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। इससे जंगली जानवर भी बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। और जब हम मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो मैदानी क्षेत्र में आजकल जो ड्रैगन फ्रूट है, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। एक बहुत अच्छा प्राइस जो है इसे मार्केट में मिल रहा है। तो जो प्रदेश के युवा हैं वो ड्रैगन फ्रूट की खेती की तरफ आए, और इसमें जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उन्होंने जो देहरादून जनपद है और जो अन्य जनपद है उसमें ड्रैगन फ्रूट की स्कीम लाई है, और जो कि बहुत अच्छी सब्सिडी प्रदेश सरकार युवाओं को दे रही है। तो युवाओं को जो है इस स्कीम का लाभ लेना है और ड्रैगन फ्रूट की खेती में आए। उधम सिंह नगर हमारा है, हरिद्वार है, देहरादून है, यहाँ पे बहुत अच्छी संभावना है जिसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है। इसी के साथ आम, अमरूद, कटहल, लीची के नाम तो पूरे विश्व में जो है देहरादून की लीची को जाना जाता है, जैसे बिहार की लीची। तो इसमें जो है युवा बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर अंकित टमटा, जो जिनका कहना है कि युवा उद्यान के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, और बरसार यूनिवर्सिटी में भी वो तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, और जो नए नए बीज हैं वो उगा रहे हैं और किसानों तक कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। और रुक करेंगे टिहरी का, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में गिरा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। टिहरी में बड़ा हादसा हुआ है। पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में गिरा है। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। एक घायल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। घनसाली क्षेत्र के घुत्तू के पास ये पूरा हादसा हुआ है। खाई में गिरे वाहन में 2 लोग और एक खच्चर सवार थे। अब ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी टिहरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। खाई में वाहन गिरी है जिसमें 2 लोग और एक खच्चर सवार थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। टिहरी में ये बड़ा हादसा, जहां आपको बता दें कि पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में गिरा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में चालक की मौके पर मौत हुई और एक घायल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बता दें एसडीआरएफ ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिस वजह से एक चालक को निकाल लिया गया है सुरक्षित। घनसाली क्षेत्र के घुत्तू के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। और वहीं तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर फंसे थे 30 ट्रैकर्स। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर 30 ट्रैकर्स फंसे थे। खराब मौसम और तूफान में ट्रैकर्स की जान पर खतरा बना था। बता दें पुलिस और वन विभाग ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया। संयुक्त रूप से ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम भी ऑपरेशन में शामिल नजर आई। दुर्गम रास्तों में लोकेशन ट्रैक का टीम मौके पर पहुंची। सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित चोपता लाया गया। रेस्क्यू के बाद ट्रैकर्स को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ये बड़ी जानकारी, जहां पर तुंगनाथ चंद्रशिला
ट्रैक पर 30 ट्रैकर्स फंसे थे। अब ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन त्वरित रूप से चलाया गया। खराब मौसम और तूफान में ट्रैकर्स की जान पर खतरा बना हुआ था। पुलिस और वन विभाग ने यह संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। अब आपको बता दें, दुर्गम रास्तों में लोकेशन ट्रैक कर टीम मौके पर पहुंची। सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित चोपता लाया गया है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां डीएवी पीजी कॉलेज में मनाए जा रहे डीएवी सप्ताह के समापन कार्यक्रम में हरियाणवी लोक गायक अजय हुड्डा और मासूम शर्मा के कार्यक्रम के दौरान 8 से 9,000 की संख्या में छात्रों और अन्य लोगों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक छात्र कॉलेज प्रांगण में लगी रेलिंग के ऊपर चढ़कर कार्यक्रम देख रहा था, जो भीड़ में हुई धक्का मुक्की के दौरान धक्का लगने से रेलिंग के ऊपर गिरकर चोटिल हो गया, जिससे उसके हाथ पर रेलिंग लगने से खरोंचे भी आई हैं। इसके बाद उसे विद्यालय की डिस्पेंसरी में ही प्राथमिकी उपचार के बाद घर भेजा गया। उक्त घटना के संबंध में लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कॉलेज परिसर में चाकूबाजी होने की अफवाह भी फैलाई जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने खंडन भी कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि चाकूबाजी की बात महज अफवाह है। शिवपुरी जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र स्थित यूसुफ बीच पर गंगा नदी में डूबे युवक का शव एसडीआरएफ टीम द्वारा 5 दिन बाद बरामद कर लिया गया। अब आपको ये बता दें कि पिछले 5 दिनों से एसडीआरएफ टीम द्वारा लगातार गंगा नदी में संभावित स्थानों पर स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग और आधुनिक उपकरणों की सहायता से गहन सर्चिंग की जा रही थी, जिसके बाद बीते दिन पोस्ट ढालवाला से एसडीआरएफ टीम हेड कांस्टेबल अर्जुन पवार के नेतृत्व में फूलचट्टी क्षेत्र के पास युवक का शव बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को जिला पुलिस के सुपुर्द कर पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेजा गया है। राज्य स्तरीय पहली जूनियर बालक बालिका पिट्ठू प्रतियोगिता देहरादून पिट्ठू एसोसिएशन के देखरेख में आयोजित की गई। ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जीआरडी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता के पहले दिन 4 लीग मैच खेले गए हैं। पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की शानदार शुरुआत नजर आई। पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की शानदार शुरुआत इस मैच में, लीग मैच में ये शानदार शुरुआत रही। राज्य स्तरीय पहली जूनियर ये मैच, जिसमें पिट्ठू एसोसिएशन की देखरेख में ये मैच खेला गया। जीआरडी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रतियोगिता का ये भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 4 लीग मैच पहले दिन खेले गए हैं और शानदार शुरुआत हमें देखने को मिली है पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की। और इसी के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।